हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम तारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का बिजनेस इकोनॉमिक्स। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक होने वाला है डिमांड फॉर मनी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिमांड फॉर मनी के बारे में एंड क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी, कीन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस अप्रोच टू द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। देखो, मनी के बारे में बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जिसमें हम मीनिंग और फंक्शंस पढ़ेंगे मनी के एंड कीन्स थ्योरी पढ़ेंगे और लिक्विडिटी प्रेफरेंस अप्रोच देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले मीनिंग से कि क्या होता है मनी का मीनिंग एंड उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। मनी, पैसे का सबको समझ में आता है। ठीक है, बहुत छोटे क्लासेस से भी आपने इस चीज के बारे में पढ़ा होगा। मनी इज डिफाइंड इन इकोनॉमिक्स एज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड इन पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो देखो, यहाँ पर मनी की जो आपको डेफिनेशन टाइप एक दे रखी है वो क्या दे रखी है? एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड, कुछ भी ऐसा जिसको जनरली एक्सेप्ट किया जाता हो, स्वीकार किया जाता हो इन पेमेंट, किसी भी चीज के पेमेंट के बदले, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सर्विसेज में भी आ जाती हैं। तो गुड्स और सर्विसेज के पेमेंट के लिए जो चीज यूज की जाती हो, एक्सेप्ट की जाती हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसको हम कह सकते हैं मनी इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के टर्म्स में हम कह सकते हैं कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज को खरीदने या बेचने के लिए जो पेमेंट मेथड यूज किया जाता है उसकी जगह मनी को हर जगह एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड चेकेबल डिमांड डिपॉजिट्स। अब मनी में क्या क्या चीजें आती हैं? मनी में करेंसी आती है, करेंसी में हमारे कॉइन्स आ जाएंगे एंड नोट्स आ जाएंगे, और उसके अलावा चेकेबल डिमांड डिपॉजिट्स आ जाएंगे। तो ये दोनों चीजें हम मानते हैं इनको मनी के तौर पर यूज किया जाता है। मनी इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम एंड वेल्थ। आप देखो, इनकम और वेल्थ जो है वो एक अलग चीज है, मनी जो है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। मनी का मतलब क्या है? पैसा। ठीक है, इनकम का मतलब यहाँ पर सिर्फ पैसा नहीं है, वेल्थ का भी मतलब पैसा नहीं है। ठीक है, while income refer to flow of purchasing power which is used to make payments for a service obtained from the factor of production and wealth is a stock of accumulated purchasing power। अब देखो, दोनों पॉइंट्स को हम समझते हैं कि इनकम क्या है और वेल्थ क्या है। इनकम क्या है? सबसे पहले देखो, फ्लो ऑफ परचेजिंग पावर। इनकम को क्या बोला है कि परचेजिंग पावर का जो फ्लो होता है जिसको हम पेमेंट के लिए, किसी भी सर्विस के या गुड्स के पेमेंट के लिए यूज करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, जैसे अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर हम बात करें तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या होते हैं? लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल। तो ये हमारे कहलाते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो पेमेंट किया जाता है, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो पेमेंट किया जाएगा उसको इनकम बोलते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक इंडिविजुअल है, ठीक है, वो एज अ लेबर वर्क करता है किसी बिजनेस फर्म में। ठीक है, बिजनेस फर्म में वर्क करता है। अब बिजनेस फर्म जो है वो उसको उसके काम का पेमेंट करेगी, उस पेमेंट को हम इनकम बोलेंगे, बट पेमेंट करेगी किस चीज में? मनी में। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि इनकम क्या है और मनी क्या है। इनकम वो चीज है जो किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऑब्टेन करने के लिए जो पेमेंट की जाए। ठीक है, अब चाहे लैंड का हो, लेबर का हो या कैपिटल का हो, ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इनकम क्या है। अब देखते हैं वेल्थ क्या है। वेल्थ इज अ स्टॉक ऑफ एक्यूमुलेटेड परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर जो है, एक्यूमुलेटेड परचेजिंग पावर जो है, उसके स्टॉक को वेल्थ कहते हैं कि भाई कितना कोई इंसान खरीद सकता है, कितनी उसकी परचेजिंग पावर है, वो उसकी वेल्थ कहलाती है। ठीक है, The liquidity of asset refer to the ease with which an asset can be converted into a medium of exchange। अब देखो, एक वर्ड आपको लिक्विडिटी मिलता है, लिक्विडिटी ऑफ एसेट। लिक्विड एसेट्स का भी नाम अगर आपने सुना होगा तो लिक्विड एसेट्स या लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि ऐसे एसेट
जो बहुत जल्दी लिक्विडेट हो जाए। ठीक है, लिक्विडेट मींस कि ऐसे एसेट जिनको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सके, मनी में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बोला है, लिक्विडिटी ऑफ एसेट जो है उसका मतलब क्या है कि किसी भी एसेट को हम इजीली कन्वर्ट कर सके मीडियम ऑफ एक्सचेंज में, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, मनी है। ठीक है, तो मनी की फॉर्म में उसको हम जितनी जल्दी कन्वर्ट कर सके वो हमारे लिक्विडिटी ऑफ एसेट कहलाती है, जो लिक्विड एसेट्स होते हैं। ठीक है, द लिक्विडिटी ऑफ एन एसेट इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। अब देखो, किसी भी एसेट की लिक्विडिटी जो है वो कैसे डिटरमाइन की जाएगी, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेल एस्टैब्लिश्ड मार्केट इन विच द एसेट कैन बी क्विकली सोल्ड। अब देखो, लिक्विड कब होगा एसेट, जब उसको सोल्ड करने के लिए एक मार्केट एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, एक ऐसी मार्केट हो जहां पर हम उस एसेट को सेल कर सके और उसके बदले मनी ले सके। ठीक है, एंड दूसरी चीज है साइज ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट मतलब जैसे ब्रोकर फी हो गई, टाइम कॉस्ट हो गया, कि भाई अगर आप अपनी कोई चीज बेचना चाह रहे हो तो उसमें एक ब्रोकर बीच में आता है, वो अपना कमीशन लेगा, फीस लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइज ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट आता है कि भाई आपको जितना पेमेंट करना है, जितना अमाउंट आपको खरीद या बेच रहे हो जितने अमाउंट में, तो उसकी ब्रोकर फीस आएगी, उस हिसाब से तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगी। नेक्स्ट थिंग है स्टेबिलिटी ऑफ द एसेट प्राइस। एसेट जो है उसके प्राइस में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता रहे, चेंज होता रहे, स्टेबल रहना चाहिए, तभी उसके जो है एसेट को हम लिक्विडेट कर सकेंगे। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा मनी क्या है। भाई बहुत ही सिंपल सी चीज है, सबको समझ आता होगा पैसा क्या है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको समझ भी नहीं होती, उनको भी अगर नोट दिखा दो, कॉइन दिखा दो, तो वो पकड़ के रख लेते हैं जोर से कि भाई हाँ पैसा है। ठीक है, तो मनी क्या है, मनी से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज खरीद सकते हैं, कोई भी चीज बेच सकते हैं, मनी को एक्सचेंज की तरह यूज करके। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम, फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के क्या क्या काम होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखो, मनी का तो हमने पढ़ लिया क्या चीज है। ठीक है, अब क्या काम है, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे बड़ा पॉइंट यही है, कभी कभी क्वेश्चन भी आपका यही बनता है कि जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे कहलाती है, पूरा सेंटेंस आपको बन के आएगा, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो किस तरीके से करना है वो समझ लो। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहेंगे, मनी फंक्शन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड हैंस परमिट्स अ time interval between buying and selling goods and services. Money replace barter where goods or services are traded directly for other goods or services. मनी क्या है, उसको हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज किया है। क्यों किया है, क्योंकि जो मनी है वो क्या करता है, ये परमिट करता है कि आप मनी से कोई भी चीज खरीद सकते हैं, कोई भी चीज बेच सकते हैं, अब चाहे वो गुड्स में हो या सर्विसेज में हो। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लो कि भाई आपको कोई भी चीज आपने डेली की यूज की कोई भी चीज ले लो, आपको क्लॉथ्स लेने हैं, शूज लेने हैं, टूथपेस्ट लेना है, सोप लेना है, बेडशीट लेनी है, कुछ भी लेना है, तो आपको उसके बदले क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा, मनी देनी पड़ेगी, या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट भी करोगे तो उसमें भी आपका कैश ही जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि भाई आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, उसके बदले आपको जो पेमेंट करना है, और जो बेच रहा है वो जो पेमेंट के तौर पे जो चीज एक्सेप्ट करेगा वो सिर्फ मनी होती है। ठीक है, एंड दूसरी चीज है, मनी को क्या बोला है यहाँ पर, मनी ने जो है वो बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है। बार्टर सिस्टम क्या था, देखो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, बार्टर पहले चलता था जब मनी इतना ज्यादा यूज नहीं होता था। तो बार्टर सिस्टम में होता ये था कि आपके पास अगर कोई एक गुड्स है, ठीक है, कोई भी सर्विसेज है, अगर आप उस गुड्स को और सर्विसेज को बेचना चाह रहे हो, खरीदना चाह रहे हो कुछ और, जैसे मान लो कि आपके पास जो है क्लॉथ्स है, ठीक है, आपके पास क्लॉथ्स है एंड एक और पर्सन है जिसके पास वीट है। ठीक है, अब आपको वीट खरीदने थे। ठीक है, आपके पास क्लॉथ्स हैं जो आप बेच रहे हो एंड वीट जो है वो आपको खरीदने थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको वीट खरीदने हैं तो आप उससे वीट ले लोगे और उसके बदले उसको जितना अमाउंट का होगा क्लॉथ दे दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था, बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले गुड्स, सर्विसेज के बदले सर्विसेज। वहां पर पैसा नहीं दिया जाता था कि भाई जैसे आपको वीट खरीदने हैं तो आप उनसे वीट ले लो, उसके बदले उनको जो अमाउंट है वो पे कर दो। तो उस टाइम ऐसा नहीं था। तो बार्टर सिस्टम में
में क्या होता था, गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली ट्रेड होती थी गुड्स और सर्विसेज के बदले, ठीक है, वहां पर मनी को यूज नहीं करते थे। अब क्या है, अब बार्टर सिस्टम खत्म हो गया है मनी के आने से। ऐसा नहीं है कि भाई क्यों खत्म हो गया, देखो इसका एक अच्छा पॉइंट भी है कि भाई अगर मान लो आपको कोई चीज खरीदनी है एंड आपको जो चीज बेच रहे हो आपको जो चीज खरीदनी है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों की जो वांट्स हैं, दोनों की जो नीड्स हैं वो मिले, ठीक है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस होता था कि कभी जिसको जो चीज खरीदनी है और जो चीज बेचनी है वो मिले, ठीक है। तो मनी से क्या है कि आप कोई भी चीज खरीद सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मनी के आने से जो बार्टर सिस्टम है वो रिमूव हो गया है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि भाई आपको जो है वो मनी से ही खरीद सकते हो, मनी के बदले ही बेच सकते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि भाई पेरिशेबल गुड्स हैं जिनको आप ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें बार्टर सिस्टम में ऐसी थी जो उसमें डिसएडवांटेजेस थे, जिसकी वजह से वो रिप्लेस किया गया एंड मनी को एक्सेप्ट किया गया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के द्वारा, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है यूनिट ऑफ अकाउंट। अब यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है, अ यूनिट ऑफ अकाउंट इज अ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल यूनिट of measurement of the market value of goods, services and other transaction। देखो अब आप मेजर कैसे, मतलब मनी कैसे देते हो, जैसे मान लो आपको 1 किलोग्राम वीट खरीदने, ठीक है। अब 1 किलोग्राम के आपको कितना अमाउंट पे करना है, कितना मनी पे करना है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है, एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल यूनिट है मेजरमेंट की, ठीक है, जिसमें हम किसी भी गुड्स की या किसी भी सर्विसेज की या कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसका हम अमाउंट चेक करते हैं कि भाई इतने अमाउंट में ये बिकना चाहिए, इतने अमाउंट में इसको परचेज करना चाहिए। इट इज ऑल्सो नोन एज मेजर और स्टैंडर्ड ऑफ रिलेटिव वर्थ एंड डेफर्ड पेमेंट। मतलब कि कोई भी सामान आप जो खरीद रहे हो उसकी वर्थ कितनी है। जैसे यहाँ पर हमने 1 किलोग्राम वीट का लिया, ठीक है। 1 किलोग्राम वीट अगर मान लो 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज इस तरीके से आपको मिल रहा है। अब अगर कहीं 1 किलोग्राम वीट के कोई सेलर जो है वो आपसे मांग रहा है 1000 रुपीज, ठीक है, तो ये वर्थ नहीं है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है कि कोई भी गुड है, कोई भी सर्विसेज है, उसको आप मेजर करोगे कि उसकी मनी के टर्म्स में क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब जिसको हम स्टोर कर सकें। सिंस मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज represent purchasing power, it can be stored and used in future। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि स्टोर वैल्यू है, जो मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं, वो ये शो करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि परचेजिंग पावर जो है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। जैसे फ्यूचर में हमें यूज करना है, मान लो कि अगर आपने, यहाँ पर हम क्लॉथ्स की बात कर रहे थे कि आपके पास क्लॉथ्स हैं, आपने 1000 के क्लॉथ्स बेचे, ठीक है, 1000 के क्लॉथ्स बेचे। अब अभी आपको कोई चीज नहीं खरीदनी थी, आपने क्या किया, वो 1000 रख लिया, ठीक है। अब 4 दिन बाद अगर आपको कोई चीज खरीदनी है देन आप उसका पेमेंट करोगे और वो चीज खरीद लोगे, ठीक है। या 1 महीने बाद खरीदनी है, 1 महीने बाद खरीद लोगे, 1 साल बाद खरीदनी है, 1 साल बाद खरीद लोगे। तो मनी जो है वो आपकी खराब नहीं होती, ना ही उसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो जितना, अगर आप 100 रुपए का नोट रखे हो तो 100 का ही रहेगा, 1000 बचा के रखें 1000 ही रहेगा, ठीक है। 1 महीने बाद भी वो 1000 ही रहेगा। तो यहाँ पर जो कहने का मतलब है कि मनी जो है उसका फंक्शन ये है कि हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर टाइम के लिए, कि अभी हमें खर्च नहीं करना है तो हम फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, तो हम फ्यूचर के लिए रख सकते हैं कि हमें आगे जो है इसका यूज कर लेना है। देन नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब डेफर्ड पेमेंट क्या है, डेफर्ड पेमेंट मींस फ्यूचर पेमेंट। समझ में आ रहा है, डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है, फ्यूचर पेमेंट्स। मनी इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड हैज डेट कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड इन मॉनेटरी टर्म्स। जो मनी है उसको हम फ्यूचर पेमेंट्स के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बोला कि हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, और हम उसको प्रेजेंट में भी उसका पेमेंट कर सकते हैं फ्यूचर की चीजों के लिए, ठीक है। मनी जो है उसको हम स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट की तरह यूज कर सकते हैं, डेट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। लोन एंड फ्यूचर पेमेंट आर एग्रीड एंड कॉन्ट्रैक्टेड इन मॉनेटरी टर्म्स एज मनी यूनिट आर एक्सेप्टेड एज अ मींस ऑफ सेटिंग फ्यूचर अकाउंट्स। देखो अभी हमने बताया कि किसी भी चीज को आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो उसमें वहां पर मॉनेटरी टर्म्स होती है। मॉनेटरी टर्म्स मतलब कि उसको मनी के टर्म्स में मेजर किया जाता है, ठीक है। एंड मनी को जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है
मीन्स ऑफ कि अगर आपको जो भी फ्यूचर में अकाउंट सेटल करना है वो मनी में करना है, कितना सेटल करना है वो उसमें अमाउंट लिखा हुआ होगा, तो आप फ्यूचर में भी उसको कर सकते हो, प्रेजेंट में भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गए होंगे क्या क्या फंक्शंस होते हैं मनी के, है ना, कि मनी जो है वो किस तरीके से वर्क करती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कीन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। कीन्स ने क्या थ्योरी दी? अकॉर्डिंग टू कीन्स, पीपल होल्ड कैश बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ 3 रीजंस और मोटिव्स। कीन्स ने ये बोला कि लोग जो है वो कैश बैलेंस अकाउंट में रखते हैं 3 वजहों की वजह से। ठीक है, वो 3 रीजंस क्या है? दीज आर द ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव। 3 मोटिव है कि ट्रांजेक्शन मोटिव, precautionary motive and speculated. According to demand for money can be separated into 3 parts, namely transaction demand, precautionary demand और speculated demand for money. अब वो 3 जो मोटिव थे तो वो इसीलिए तो होंगे कि भाई या तो ट्रांजेक्शन डिमांड होगी तो उसके लिए ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए रखा है, दूसरा प्रिकॉशनरी होगी तो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए रखा है, तीसरी अगर स्पेक्युलेटिव डिमांड रहेगी तो स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए रखा है। ठीक है, द टोटल डिमांड फॉर मनी और कैश बैलेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2, नेमली एक्टिव एंड आइडल कैश बैलेंस। यहाँ पर कैश बैलेंस को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, एक तो एक्टिव और एक आइडल कैश बैलेंसेस। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी। क्या एग्रीगेट डिमांड होती है? एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का मैंने बताया था। इक्विलिब्रियम आपका होता है, इक्विलिब्रियम कब होता है? जब हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो एग्रीगेट और टोटल डिमांड फॉर मनी इज द सम ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्युलेटेड डिमांड फॉर मनी। अब देखो, जब डिमांड होती है, यहाँ पर आपको एक वर्ड दे दिया डिमांड, ठीक है, एंड एक वर्ड आपको दे दिया एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड और डिमांड में क्या फर्क है? यहाँ पर डिमांड बोली आपको किसी भी चीज की, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की या किसी एक ग्रुप की हो सकती है, बट एग्रीगेट डिमांड जब बोला होता है, एग्रीगेट का मतलब है कि टोटल डिमांड। ठीक है, पूरी अगर एग्रीगेट डिमांड की हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट डिमांड देखते हैं, टोटल डिमांड देखते हैं। तो टोटल डिमांड में हम क्या बात करेंगे? तीनों मोटिव जो दे रखे थे, तीनों तरीके की डिमांड थी, वो तीनों इसी के अंदर आ जाएंगी। मतलब कि ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेक्युलेटेड, यानी कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है, तो एग्रीगेट डिमांड में ही हमारी ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तीनों डिमांड जो है हमारी, पहली है ट्रांजैक्शन, ठीक है, दूसरी है प्रिकॉशन, तीसरी है स्पेक्युलेटेड। तो तीनों डिमांड इसमें आ जाएंगी एंड टोटल जो डिमांड कहलाएगी वो कहलाएगी एग्रीगेट डिमांड। इसको देखो, अब हम देख लेते हैं एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी। यहाँ पर एल से आपको शो हो रहा है एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी, L1 प्लस L2। ठीक है, डिमांड पहले वाली बाद वाली वो ऐड कर देंगे, वो हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेक्युलेटेड जो भी डिमांड है उन सबको हम ऐड कर देंगे, तो वो हमारी आ जाएगी एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी। सो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या है? According to Keynes, the rate of interest is determined by the demand for and supply of money। अब देखो मनी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई होगी वो मनी की होगी। ठीक है, डिमांड और सप्लाई कहाँ से होगी? सप्लाई कहाँ से होती है? जो हमारी करेंसी है वो आरबीआई से आती है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो कीन्स के अकॉर्डिंग यहाँ क्या बोला गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम किसके द्वारा डिटरमाइन करते हैं? डिमांड की और सप्लाई के द्वारा। ठीक है, Interest is the reward for lending liquidity or temporarily giving up cash balances held by the pupil। अब देखो इंटरेस्ट यहाँ पर क्या चीज है? इंटरेस्ट एक रिवार्ड की तरह, गिफ्ट की तरह है। ठीक है, तो रिवार्ड की मतलब रिजल्ट जो मिल रहा है कि जो भी लिक्विडिटी है उसको लेंड करने के लिए या फिर किसी टेम्पररी कैश अप के लिए, ठीक है, कैश बैलेंसेस के लिए। तो यहाँ पर क्या बोला है? RI, आप इस तरीके से शो करोगे, RI जो है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, R मीन्स रेट, इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये क्या शो कर रहा है? फंक्शनल रिलेशनशिप शो कर रहा है किस किस के बीच में? डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी। यहाँ पर आपको साफ साफ बोला था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे? डिमांड से और सप्लाई से। किस चीज की डिमांड और सप्लाई? गुड्स की नहीं, मनी की। ठीक है, तो जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे? डिमांड और सप्लाई से मनी की। यहाँ पर आपको शो कर रखा है वेयर RI इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, DM डिमांड फॉर मनी एंड SM इज सप्लाई फॉर मनी। ठीक है,
द डिमांड फॉर मनी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस स्केड्यूल। अब यहाँ पर क्या बोले, डिमांड फॉर मनी को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस स्केड्यूल में। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस में किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी एल जो है वो शो करिए एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी को, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा L1 और L2 शो कर रहा है डिमांड फॉर एक्टिव कैश बैलेंस और डिमांड फॉर आइडल कैश बैलेंस। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस पेज में देखा कि जो हमारे कैश बैलेंसेस हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है एक्टिव, दूसरा होता है आइडल कैश। तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारी टोटल एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द टोटल डिमांड फॉर मनी कैन देयरफॉर बी सिंबॉलिकली रीस्टेटेड एज फॉलोज। अब उसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, जो टोटल डिमांड है उसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एल जो है वो सेम रहेगा, एग्रीगेट डिमांड को शो कर रहा है। एंड फंक्शनल रिलेशनशिप किस किस के बीच में यहाँ पर शो होगा, आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वाई जो है वो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि वाई जो शो करती है वो नेशनल इनकम को शो करता है और आर जो शो करता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को करता है। अब किस तरीके से होगा, यहाँ पर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हो। पहली वाली पिक्चर जो है आपको पहली पिक्चर शो हो रही है, पहली पिक्चर में आपको क्या गिवन है, यहाँ पर वाई एक्सिस पे जो आपको शो हो रहा है वो हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एंड एक्स एक्सिस पे हो रहा है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि जब हम डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, सप्लाई से और डिमांड से मनी की, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि आपको जो यहाँ पर ये आपको गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एंड ये आपको नेशनल इनकम गिवन है, ठीक है। ये हो गई सप्लाई एंड ये हो गई आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ई पॉइंट आ जाएगा। एंड देन दूसरा वाला है कि आपको जब चेंज होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट में किस वजह से चेंज होगा, यहाँ पर सप्लाई की वजह से जब चेंज होगा। सेकंड वाला जो आपका फिगर है उसमें चेंज हो रहा है सप्लाई की वजह से, ठीक है। सप्लाई की वजह से कैसे चेंज होगा, देखो ये वाला आपका S1 जो है यहाँ पर थी सप्लाई, तो ये R1 था, ये आ गया पॉइंट, ठीक है। एंड देन सप्लाई जब S2 हुई, ये M2 पे है, तो यहाँ पर R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आ गया E2 पे, ठीक है। एंड इसी तरीके से जब हमारी सप्लाई सेम रहेगी बट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस की वजह से चेंज होगा, तो आपका फिगर ये वाला बनेगा, ठीक है। ये आपके सेम रहेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे शो हो रहा है एंड मनी जो है मनी की डिमांड एंड सप्लाई एक्स एक्सिस पे शो हो रही है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले ये था एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस फर्स्ट वाला जो था तो यहाँ पर बन रही है, ठीक है। एंड ये जो है ये मनी को शो कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर लिक्विडिटी प्रेफरेंस जब चेंज होगा तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को देख रहे हैं कि किसी भी चीज में जब चेंज होगा तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सप्लाई से चेंज होगा तो सप्लाई चेंज होगी तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड जब लिक्विडिटी प्रेफरेंस चेंज होगा तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट वाला है आपका कि किस तरीके से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करोगे। आई होप तीनों पिक्चर्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, इसमें बस आपको क्या शो करना है, डिमांड, सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको आप डिमांड और सप्लाई से ही शो करोगे मनी की, ठीक है। किस तरीके से निकालेंगे वो इसमें समझ में आ गया होगा। सो आज की वीडियो में हमने देखा मनी के बारे में, डिमांड फॉर मनी के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले मीनिंग के बारे में पढ़ा कि मनी क्या होती है, एंड देन फंक्शंस क्या होते हैं मनी के, कीन्स थ्योरी क्या है एंड कीन्स थ्योरी के बारे में, और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या है, और उससे रिलेटेड कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किस किस तरीके से हम निकालते हैं, कैसे उसकी फिगर बनाते हैं। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।